नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए 9 जून है और 9 जून को हम लोग देखेंगे आज के डेटा फैक्ट रिपोर्ट जो भी आज अच्छे आर्टिकल हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो आज 5 आर्टिकल आपको मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानिए कई टॉपिक आपके फिनिश हो जाएंगे, जैसे आपदा प्रबंधन। इससे संबंधित देखिए जो डेफिनेशन है, बाकी जितने पॉइंट होते बनते हैं, तो ये टॉपिक पे आपका फिनिश हो जाएगा। पेपर 3 में सीधा सीधा आपका ये जो सिलेबस में है, तो ये आपका पूछा ही जाता है ऑलमोस्ट, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका। दूसरा देखिए आतंकवाद से संबंधित है, तो इस पे जो भी जितने भी पॉइंट हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको देखेंगे हम लोग। तो इनके सारी डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। और बाकी देखिए ये है पेपर 2 से संबंधित। पेपर 2 से आईआर से जोड़ सकते हैं इसको। आईआर में आपका भारत नेपाल संबंध है, तो ये आपका आईआर से संबंधित है। एक निजी निवेश से संबंधित है, जो रोजगार सृजन और इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, तो इस पर आप देखेंगे 1991 से लेके अब तक कैसे क्या पॉइंट है, उदाहरणों के साथ चीज़ों को समझेंगे। तो ये पेपर 3 से आप पॉइंट आपको मिलने वाले हैं और सीधे सीधे आपको यूज़ कर सकते हैं प्रश्नों में। एक है आपका देखिए ये पर्यावरण और जीवन बचाओ की मुहिम, तो ये इस पे पर्यावरण से संबंधित पेपर 3 में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे। तो ये आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। तो और कुछ इससे पहले देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे आज 9 जून है और 9 जून को आज आंसर राइटिंग शुरू हुआ है पेपर 2 का। पेपर 2 का आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं इस पर। तो ये आपका मंथली प्रोग्राम है, 599 रुपीज़ जो है इसमें ये चार्ज रहता है, इसका मंथली है। और इसमें आपको साथ ही नोट्स भी दिए जाते हैं। जो आंसर राइटिंग पेपर 2 का करेंगे उनको पेपर 2 के नोट्स भी दिए जाएंगे, तो वो भी कर सकते हैं। और जिनको देखिए PYQ मेंस के चाहिए सॉल्यूशन, वो भी हैं ईयर वाइज सारे, वो ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं सभी पेपरों के। तो ये सब आप ले सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए 8527434727 पे। तो इस पर कॉन्टैक्ट करके आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्रैश कोर्स में भी ले सकते हैं आप। क्रैश कोर्स में आपका सारा आंसर राइटिंग कराया जाएगा, सब कुछ फिनिश कराया जाएगा इसमें। तो ये मेंस तक रहेंगी सारी चीज़ें। पेपर 5 और 6 का भी चल रहा है, तो पेपर 5 और 6 जिनको अलग से करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस पर। तो देखिए पहला आर्टिकल है, नेपाल से संबंधित है ये। भारत नेपाल ये है, फिर भारत की चिंता बढ़ाता नेपाल, ये आर्टिकल का नाम है इसमें। जो आगे देखेंगे इसमें तो आईआर से संबंधित है आपका, और मोस्टली पूछा ही जाता है। 2023 में भी देखेंगे पूछा ही गया, और कई बार इससे रिपीट हो चुकी हैं चीज़ें। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इस पर, तो देखिए नेपाली राजनीति में अस्थिरता आई है। नेपाल में एक बार फिर से अस्थिरता की ओर नेपाल बढ़ा है। ओली के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार गिरने की संभावना है। तो भारत की चिंता क्या है, नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए एक चिंता का विषय है, विशेष रूप से चीन के प्रभाव को देखते हुए। ओली को पुनः सत्ता में आना ओली का पुनः सत्ता में आना, पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के पुनः आने पर क्या होगा, संभावना है जिससे भारत को नेपाल में चीन के प्रभाव से निपटने के लिए सजग रहना होगा। भारत नेपाल संबंध देखिए ऐतिहासिक रूप से ये दोनों के बीच में गहरे सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक संबंध भी रहे हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सारे यूज़ कर सकते हैं। व्यापारिक सहयोग है, तो भारत और नेपाल के बीच में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा है व्यापारिक, जिसमें देखिए मेन क्या है कि जो नेपाल के विकास परियोजनाओं में भारत की भागीदारी शामिल रही है हमेशा। तनाव के इसमें देख लेते हैं, तनाव के बिंदुओं में क्या है, भारत नेपाल के संबंधों में समय समय पर तनाव देखा गया, विशेष रूप से सीमा विवाद हुआ और राजनीतिक अस्थिरता हुई। इनको हम बिंदुओं को अलग से देखेंगे डिटेल में। अभी परियोजनाएं और योजनाएं भी चल रही हैं, इनको भी हम डिटेल में नीचे देखते हैं। कुछ देखिए ऐतिहासिक संबंध हैं जो चले आ रहे हैं, ये इन पे भी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ता है आंसर के लिए, तो जान लीजिए। धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध है दोनों के बीच में, ऐतिहासिक रूप से ये गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रहे हैं। जैसे पशुपतिनाथ मंदिर है, काठमांडू के अन्य जैसे मंदिर हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संस्कृति जो है भारत जैसी ही है। और व्यापारिक संबंध भी रहे, भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच खुले बॉर्डर और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हैं, तो ये सब डाल सकते हैं। शांति और सुरक्षा, दोनों के बीच में हमेशा एक दूसरे के लिए शांति और सुरक्षा के सहयोग किया है। 1950 की शांति और मैत्री संधि हुई है दोनों के बीच में, ये इसका उदाहरण भी है। सहयोग के बिंदु देखिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यह भारत द्वारा नेपाल में निवेशित एक प्रमुख हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो भारत द्वारा बनाया जा रहा है, पैसा निवेश किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है वो नेपाल की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना। तो ये कहीं भी एग्जांपल में डालिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हुए अरुण 3 है। महाकाली संधि हुई है इन दोनों देशों के बीच में, तो इस पे संधि पे क्या होगा, इससे संयुक्त हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और जल प्रबंधन का समझौता इस पे किया गया महाकाली संधि पर। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या क्या हुआ है, तो देखिए जनकपुर जयपुर रेलवे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है दोनों देशों के सहयोग से। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट है। और इसमें देखिए तराई रोड प्रोजेक्ट है, नेपाल के तराई क्षेत्र में जो सड़क निर्माण परियोजना है, जिसमें भारत का महत्वपूर्ण योगदान भी है। शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्या क्या समझौता हुआ है, तो भारतीय टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी ITEC प्रोग्राम इस दोनों के तहत चल रहा है। तो नेपाल के छात्रों और पेशेवरों को भारत में शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर मिलते हैं इसमें। वीर अस्पताल में सुधार परियोजना चलाई जा रही है, भारत ने चलाई है काठमांडू के वीर अस्पताल में, तो ये भी आप दिखा सकते हैं। आपदा प्रबंधन में क्या क्या हो रहा है दोनों के बीच में सहयोग, तो देखिए भूकंप राहत दी 2015 में, जो भूकंप आया था नेपाल में, वहाँ उसके बाद में भारत ने तत्काल राहत और पुनर्निर्माण के में सहायता इसमें महत्वपूर्ण प्रदान की। और बाढ़ राहत भी भारत नेपाल को देता रहता है समय समय पर जब जरूरत पड़ती है, तो इसमें सामग्री और पुनर्वास शामिल रहे। व्यापारिक सहयोग देखिए, सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की भारत नेपाल को ये करता है आपूर्ति, जिससे नेपाल की ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी होती हैं।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है दोनों के बीच में। और सांस्कृतिक सहयोग देखिए, रामायण सर्किट बनाया जा रहा है, भारत और नेपाल से संबंधित जो भी धार्मिक पर्यटन है उनको जोड़ा जा रहा है। बुद्धिस्ट सर्किट है दोनों देशों के बीच में, इसमें भी ये लुम्बिनी देखेंगे नेपाल के, इसको शामिल किया गया है। वित्तीय सहयोग देखिए, भारत नेपाल को लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, इसमें विकास परियोजनाएं जितनी नेपाल की हैं तो कई बार ऐसी सुविधाएं भारत प्रदान करता है, इनको ग्रांट देता है और अनुदान देता है इनको, नेपाल की परियोजनाओं को। तो ये सब बिंदु आप डाल सकते हैं कहीं भी ना। तनाव के बिंदु भी हैं कुछ, जैसे तनाव क्या कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो सीमा विवाद है, जैसे काला पानी विवाद हुआ भारत और नेपाल के बीच में, ये काला पानी क्षेत्र है, इसको लेकर विवाद है, जहाँ दोनों देशों के क्षेत्र अपनी अपनी सीमाएं बताते हैं देश। तो सस्ता और दारचूला, क्या नाम है, सस्ता और दारचूला विवाद है, ये दोनों ही क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद है। तो देखिए क्षेत्र वाइज हो गए काला पानी विवाद और सस्ता और दारचूला विवाद। राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है, जैसे ओली सरकार है, ओली सरकार नेपाल के जो ओली सरकार है इसके कार्यकाल के दौरान भारत नेपाल संबंध जो है तनावपूर्ण देखे गए, ज़्यादातर रहते हैं। तो विशेष रूप से चीन के प्रभाव का कारण है ये। कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन देखिए, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन ने राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा दिया, जिससे भारत नेपाल संबंध प्रभावित भी हुए। कूटनीतिक संबंध देखिए, 2015 की नाकाबंदी देख सकते हैं इसमें, 2015 में भारत नेपाल सीमा पर नाकाबंदी के दौरान दोनों देशों के बीच में काफ़ी तनाव भी हुआ था। चीन के साथ नेपाल का संबंध है, जैसे नेपाल ने चीन के साथ बढ़ते संबंधों से दोनों देशों के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ। आर्थिक नीतियां, जैसे वाणिज्यिक विवाद हुआ दोनों देशों के बीच, व्यापारिक हितों को लेकर इससे प्रभावित होते हैं तो वाणिज्यिक विवाद उभरता है। मूल्य वर्धित कर है, जैसे नेपाल द्वारा कुछ भारतीय उत्पादों पर मूल्य वर्धित कर लगाने के कारण भी व्यापारिक संबंधों में तनाव देखा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है, जैसे महाकाली नदी है, इसको लेके विवाद है दोनों, जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच में, है ना। और गंडक और कोसी नदी है, इसको भी लेके है विवाद, इसके प्रबंधन जल संसाधनों को लेकर बीच में विवाद देखा जाता है। सामरिक नीतियां हुई, जैसे बॉर्डर मैनेजमेंट है ना, तो इसमें निगरानी को लेकर समय समय पे तनाव देखा जाता है। आतंकवाद और सीमा पार संबंध, तो इसमें क्या, ये भी एक मुद्दा है विवाद का। सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दे भी हैं, जैसे मधेसी आंदोलन है, नेपाल के मधेसी समुदाय के मुद्दों को लेकर भारत नेपाल के बीच में तनाव उत्पन्न होता है मधेसी आंदोलन में। धार्मिक स्थलों का विवाद देखने को मिलता है, कुछ को लेकर ऐसा देखा गया है। निष्कर्ष देख लीजिए, आपको निष्कर्ष दे देना ऑल ओवर। तो ये आपको पीडीएफ के लिए देखिए, पीडीएफ आपको ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। आगे देखते हैं, अगला आर्टिकल है पर्यावरण और जीवन बचाओ की मुहिम। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, देखिए जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण। महत्व क्या है इसका, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जो वर्तमान समय की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक है। उदाहरण देखिए, भारत के कई शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर है, जिसके चलते AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर तक पहुंच जाता है यहाँ पे। और स्वच्छ जल और हवा की व्यवस्था, तो इस पीने के लिए देखिए स्वच्छ जल और सांस लेने के लिए इसकी हवा के सभी का अधिकार होता है। लेकिन दिल्ली में देखेंगे उदाहरण, इसमें दिल्ली में यमुना एक्शन प्लान के तहत यमुना नदी को स्वच्छ करने का प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण देखिए, स्वीडन ने अपने जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए सख्त नीतियां अपनाई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। तीसरा पॉइंट है पौधारोपण की महत्व देखिए, पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए ये पौधारोपण महत्वपूर्ण उपाय है। उदाहरण देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पौधारोपण की महत्ता पर विशेष जोर दिया है, तो इसको आप कोट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण में देखिए, इथोपिया का एग्जाम्पल है ये, एक ही दिन में 350 मिलियन पेड़ लगाए गए, जो पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है इथोपिया। सामाजिक और व्यापक स्तर पर प्रयास हुए हैं, जैसे सामाजिक रूप से स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास बहुत जरूरी है। उदाहरण देखिए, महाराष्ट्र में वृक्षारोपण अभियान के तहत लाखों पेड़ लगाए गए। यहाँ आप यूपी का भी उदाहरण दे सकते हैं, जो कि लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, वो भी दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण देखिए, कोस्टारिका का है ये। कोस्टारिका ने वनों की कटाई को उलटने और स्वच्छ वनाच्छादन को पुनः बढ़ाने के लिए प्रभावी नीतियां अपनाई हैं। सरकारी प्रयास देख लीजिए, इस दिशा में क्या क्या हुए, पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कदम उठाए। जैसे दिल्ली में हरेला पर्व का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों पेड़ लगाए जाते हैं। नॉर्वे अंतर्राष्ट्रीय एग्जाम्पल में देखिए, नॉर्वे ने अपनी पर्यावरण नीतियों के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया है, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आई है। स्वच्छता का महत्व देख लीजिए, जो स्वच्छता केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो आप जानते ही हैं। स्वच्छ भारत अभियान इसका एग्जाम्पल है, पूरे देश में ये चलाया गया था, इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण देखिए, जापान का है ये। नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए उत्कृष्ट नीतियां लागू की, जिससे वहाँ की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं होती है। व्यक्तिगत और सामूहिक योगदान देख लीजिए, हर व्यक्ति को अपने आसपास अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण देखिए, प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण देखिए, जर्मनी का है ये। इसमें ग्रीन हॉट सिस्टम के तहत कचरे के पुनर्चक्रण और प्रबंधन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो ये आप निष्कर्ष दे सकते हैं इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है देखिए, निजी निवेश से संबंधित है, रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा इससे। तो ये सब इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है निजी निवेश से। देखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। तो कोर ग्रुप की जो बैठकों के साथ व्यापक तैयारियां हो रही हैं, राजकोषीय घाटे, महंगाई और वित्तीय अनुशासन पर जोर दिया जा रहा है कि इनको कैसे कम किया जाए। निवेश और रोजगार देखिए, निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु उपाय किए जा सकते हैं, इसमें किए जाएंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि क्षेत्र पर विशेष
ध्यान देने की जरूरत है। रोजगार सृजन, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने की योजनाएं चलाई जानी चाहिए। आर्थिक सुधार जैसे इसमें जरूरी है, जैसे रोजगार परिष्कृत होना चाहिए, वो 13 योजनाओं का संयोजन भी इसमें बताया गया है। बेरोजगारी दर को देखिए कम करने का प्रयास इसमें किए जाने चाहिए। चौथा देखिए राजस्व और व्यय, कर नीतियों में सुधार है, और देखिए व्यय में कटौती और कुशल प्रबंधन, तो ये सब आर्टिकल में सुझाव दिए गए कि यहाँ जरूरी है काम होना। अब इसके सकारात्मक बिंदु देख लेते हैं निजी निवेश के, है ना, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में क्या, रोजगार सृजन होगा, निजी निवेश से क्या नए उद्योग और व्यवसाय स्थापित होंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उदाहरण देखिए भारत में आईटी सेक्टर में निजी निवेश ने लाखों नौकरियों का सृजन किया है। आंकड़े बताते हैं 2020 में आईटी उद्योग ने 45 लाख से अधिक लोगों को रोजगार भी दिया है। आर्थिक वृद्धि देखिए, निजी निवेश से आर्थिक विकास की दर बढ़ती है और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। उदाहरण देखिए 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आए थे, उस उदारीकरण के बाद में भारत में निजी निवेश ने आर्थिक वृद्धि को तीव्र किया। 1991 के बाद से भारत की जीडीपी वृद्धि दर औसतन 6 से 7% रही भी है। बेहतर सेवाएं और उत्पाद, जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ने से गुणवत्ता में सुधार होता है और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और उत्पाद भी मिलते हैं। उदाहरण देखिए दूरसंचार क्षेत्र में निजी निवेश ने सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया है। इसका उदाहरण है 2021 में भारत में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 1.2 अरब से अधिक हो गई है, जिसमें 90% से अधिक बाजार हिस्सेदारी निजी कंपनियों की है। तो ये सब उदाहरण दे सकते हैं। कुछ नकारात्मक बिंदु भी हैं, जैसे इससे आर्थिक असमानता बढ़ती है निजी निवेश से, क्योंकि इसके लाभ जो बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को अधिक होते हैं, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ती है। उदाहरण देखिए बड़े शहरों में अधिक निवेश होने से ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता बढ़ती है। 2019 में भारत की आर्थिक असमानता गिनी सूचकांक पर 35.7% रही थी, जो असमानता को दर्शाती है। अगर कोई यहाँ आंकड़ा आपको तत्काल का मिल जाए 2023-24 का, तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है। श्रमिकों का शोषण, और ऐसा नहीं होता आंकड़ा नहीं है तो आपका गलत हो जाएगा, ये आंकड़ा भी आप यूज कर सकते हैं, वो आप ईयर वाइज जैसे देंगे। श्रमिकों का शोषण कुछ मामलों में देखा गया है, ऐसा निजी कंपनियों द्वारा ऐसा किया जाता है, तो उचित वेतन और सुविधाएं नहीं मिलती हैं उनको। उदाहरण देखिए कुछ निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में श्रमिकों की स्थिति चिंताजनक है। 2020 में भारत में संगठित क्षेत्र में काम करने वाले केवल 10% श्रमिकों को उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा मिलती है, ये 2020 के आंकड़े बताते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव देखिए, इसमें क्या है, जैसे कुछ उद्योगों के निजी निवेश से पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, जैसे प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन। कोयला और खनन उद्योग जो है क्षेत्र है, उसमें पर्यावरणीय क्षति होती है, ये एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। कुछ आंकड़े हैं, भारत का प्रदूषण स्तर विश्व में सबसे ऊंचे स्तरों में से एक है। 2021 में देखेंगे 20 शहरों में से 14 सबसे प्रदूषित शहर भारत में थे, है ना, और इसमें ऐड करेंगे जब आपका करंट आ जाएगा तो आप एड ऑन इसमें करते रहा करिए। आर्थिक असमानता दूर करने के प्रयास क्या क्या हुए, देखिए सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक असमानता कम करने के लिए नीतियां बनाई हैं। उदाहरण देखिए मनरेगा है, तो मनरेगा के तहत क्या आंकड़े बताते हैं 2020-21 में मनरेगा ने 11 करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार प्रदान किया है। वित्तीय समावेशन है, बैंकिंग सेवाओं का विस्तार है, जनधन योजना इसमें एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। 2021 में जनधन योजना के तहत 43 करोड़ खाते खोले गए। स्वास्थ्य और शिक्षा, इसमें सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएं हैं। उदाहरण आयुष्मान भारत योजना 2021 में देखेंगे 2.2 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला इससे। आवास और बुनियादी ढांचा, सस्ते आवास की उपलब्धता, प्रधानमंत्री उदाहरण में डाल दीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना। आंकड़े बताते हैं 2021 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.1 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया गया। ये शायद वर्तमान आंकड़ा भी आ गया है इसका, 2023 में या 24 में कितने किए, तो उसको आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है। आपदा प्रबंधन के लिए नई पहल, इसमें क्या है, अब इसमें देखिए ये पूरा टॉपिक आपका फिनिश होगा, बहुत शानदार है। देखिए परिचय में परिभाषा दी गई है आपदा प्रबंधन की, कि आपदा प्रबंधन उन प्रक्रियाओं, रणनीतियों और योजनाओं का एक समूह है जिसके माध्यम से आपदाओं के प्रभाव को कम किया जाता है, उनसे निपटा जाता है और पुनर्वास कार्य किए जाते हैं। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति और समन शामिल होता है। ये आपके घटक है कि क्या क्या इसमें होता है, और आगे भी डिटेल में देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु, तो देखिए भारत में विभिन्न प्रकार की आपदाएं, कुछ प्राकृतिक हैं, भूकंप, बाढ़, चक्रवात आदि, कुछ मानव निर्मित हैं, अग्निकांड हुआ, विस्फोट हुए, युद्ध, दुर्घटनाएं आदि, ये डाल सकते हैं। उदाहरण देखिए 2018 की केरल में बाढ़ और 2021 में उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर का टूटना, ये सब डाल सकते हैं। आपदाओं के प्रभाव क्या होते हैं, तो हर साल लगभग 4 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित होते हैं, प्रतिवर्ष 1600 से अधिक मौतें भी हो जाती हैं। 60% भूभाग प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है। आंकड़े बताते हैं 2018 से 2022 के बीच में प्राकृतिक आपदाओं में लगभग 1.68 करोड़ लोग प्रभावित हुए और 140 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान भी हुआ है। शिक्षण संस्थानों में आपदा प्रबंधन, उच्च शिक्षा संस्थानों में आपदा प्रबंधन कोर्स की शुरुआत इसमें जरूरी है, इसमें अच्छे से कराई जानी चाहिए। और एनडीआरएफ देखिए, इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है ये, और अन्य संस्थानों के साथ साझेदारी जरूरी है। छात्रों और शिक्षकों को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित करना जरूरी है। नई पहलें और प्रशिक्षण, राष्ट्रीय स्तर पर एनडीआरएफ के साथ सहयोग, स्कूल और कॉलेजों स्तर पर देखेंगे आपदा प्रबंधन टीमों का गठन किया जाए। आगे देखते हैं, छात्रों को बचाव और राहत कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाए। राष्ट्रीय प्रयास देख लेते हैं, ये जरूरी है। एनडीआरएफ है, जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल 2006 में स्थापित हुआ था, यह बल बचाव और राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एसडीआरएफ, ये राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल है, एसडीआरएफ याद रखिए, और ये क्या है, एनडीआरएफ। तो ये तो कोट करने ही आपको सब में, तो राज्यों में काम करता है, ये राज्यों में स्थापित एसडीआरएफ।
ये बल आपदाओं के दौरान तत्काल प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था 2005 में, तो यह अधिनियम आपदा प्रबंधन की नीति और योजनाओं को सुदृढ़ बनाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी गठित हुआ है एनडीए में, तो ये क्या करता है, ये योजनाओं को बनाता है और क्रियान्वयन की सर्वोच्च संस्था है एनडीए में। एनडीआरएफ देख ही चुके हैं, एनडीआरएफ क्या है, एनडीआरएफ है ये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष है, ये फंड है जो आपदाओं के समय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास देख लीजिए, जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क है, ये 2015 से 2030 तक ये लागू है, ये लक्ष्य इसके आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए ये व्यापक अंतर्राष्ट्रीय नीति है, समझौता है ये। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये भी विकासशील देशों को ये जो आपदा प्रबंधन की क्षमता को मजबूत करना इसका कार्य है। आईएफआरसी क्या है, आईएफआरसी, तो ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट महासंघ है, आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्य में सहयोग देता है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, वैश्विक स्तर पर ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देता है। बाकी देखिए ये आपदा प्रबंधन के तरीके क्या क्या हैं, अब इस पर देखिए तरीके जरूरी है, आपसे पूछ लिया जाता है तरीके परिभाषाएं और ये सब राष्ट्रीय प्रयास अंतर्राष्ट्रीय प्रयास बहुत जरूरी है। पहले है तैयारी यानी प्रिपेयर्डनेस, आपदा पूर्व की तैयारी, जैसे आपदा प्रबंधन योजना बनाना, मॉक ड्रिल करना, ये सब तैयारी के दौरान आता है। फिर प्रतिक्रिया की बात आती है, रिस्पॉन्स, ये दिया जाता है आपदा के समय, रिस्पॉन्स यानी त्वरित प्रक्रिया, जैसे बचाव कार्य, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना, ये प्रतिक्रिया में आता है। पुनर्प्राप्ति, आपदा के बाद में पुनर्वास करना और पुनर्निर्माण कार्य आते हैं इसमें पुनर्प्राप्ति में। समन यानी मिटिगेशन, आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए उपाय करना, जैसे बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं बनाना, भूकंप रोधी निर्माण करना, तो ये सब समन के तहत आते हैं। चुनौतियां और समाधान क्या क्या है, देखिए चुनौती बन है आपदा प्रबंधन की वर्तमान क्षमताओं को बढ़ाना, समाधान है अधिक प्रशिक्षित कर्मियों को भर्ती करना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विस्तार देना। 2015 में नेपाल भूकंप के बाद स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बचाव दलों के बीच समन्वय से प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से राहत कार्य हुए। चुनौती देखिए दूसरी है, ये स्थानीय और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता की कमी है, तो इसका समाधान है कि जागरूकता बढ़ाई जाए, कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। और उदाहरण देखिए जापान में स्कूलों में नियमित रूप से भूकंप ड्रिल की जाती है, जिससे बच्चों और शिक्षकों को आपदा के समय त्वरित प्रक्रिया देने में सक्षम बनाया जाता है। तीसरी चुनौती है प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है यहाँ पे, तो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ऐसा देखा जाता है जिन्हें आपदा प्रबंधन केंद्रों की स्थापना करना जरूरी है। उदाहरण देखिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसे बलों की संख्या बढ़ाकर और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण प्रदान कर इस चुनौती का समाधान किया जा सकता है। बुनियादी ढांचे की कमी है, जो आधुनिक तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करना, साथ ही आपदा प्रबंधन केंद्रों की स्थापना इसके तहत की जा सकती है। आगे देखते हैं उदाहरण इसमें देखिए 2004 की सुनामी के बाद में भारत में तटीय क्षेत्रों में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया गया, जिससे भविष्य की आपदाओं से पहले चेतावनी दी जा सके। भविष्य की दिशा क्या है, इसमें शिक्षा प्रणाली में आपदा प्रबंधन को शामिल किया जाए और नियमित ड्रिल और मॉक अभ्यास किए जाएं, स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाया जाए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए नीतियों को सुदृढ़ बनाया जाए, आधुनिक तकनीकों का उपयोग जैसे भूस्थानिक तकनीक और डेटा विश्लेषण तकनीक को इन्हें बढ़ाया जाए। निष्कर्ष में आप ये दे सकते हैं पूरा, ठीक है, ये पढ़ लीजिए। आपदा प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है जिससे विभिन्न चरण और उपाय शामिल हैं, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम और नीतियां आपदा प्रबंधन की प्रभावशीलता को बढ़ाने में सहायक होती हैं। सामुदायिक भागीदारी और शिक्षा प्रशिक्षण से इस दिशा में और भी महत्वपूर्ण सुधार संभव है या किए जाने चाहिए, ये डाल सकते हैं आप, है ना। आगे है आतंकवाद, लास्ट है ये हमारा, आतंक का सामना। आतंक की परिभाषा देख लीजिए, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है जिसमें संगठित हिंसा और आतंक का उपयोग राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बिंदु क्या क्या है, पहला है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की स्थिति क्या है। हाल के दिनों में आतंकियों की सक्रियता इसमें बढ़ी है। नेपाल में सीमा पार से घुसपैठ जो है जारी है और आतंकियों के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। उदाहरण देखिए कुपवाड़ा में 2 मुठभेड़ों में 6 आतंकी मारे गए, लेकिन हमारे जवान भी इसमें कई बलिदान हुए हैं हमारे। पाकिस्तान पर प्रभाव, पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को घुसपैठ कराने में और सहायता देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है यहाँ पे। उदाहरण देखिए इसका सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है ना, तो ये डाल सकते हैं। भारत सरकार की भूमिका क्या है, सरकार को आतंकियों के ठिकानों पर सटीक और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक और इन आतंकियों के ठिकानों पर हमला जरूरी है, ये आप दिखा सकते हैं। आतंकवाद का प्रभाव देखिए आम नागरिकों और सुरक्षा बलों दोनों पर ही पड़ता है, दोनों ही शिकार होते हैं इसके। आंकड़े बताते हैं पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हमलों में वृद्धि हुई है, जिससे नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौत हुई है। इसमें उपाय और समाधान, सख्त कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, एकजुटता बढ़ाई जाए, स्थानीय सहयोग इसमें बढ़ाया जाए, है ना। सशस्त्र बलों को मजबूत किया जाए, सुदृढ़ीकरण किया जाए, आधुनिक तकनीक और हथियारों से सुसज्जित किया जाए, प्रभावी सीमा प्रबंधन हो, यानी उस पर निगरानी और नियंत्रण मजबूत हो। आतंकवाद की एक मानक परिभाषा देखिए, आतंकवाद वह प्रणालीबद्ध हिंसा है जो किसी विशिष्ट लक्ष्य जैसे कि राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निर्दोष नागरिकों या गैर लड़ाकू व्यक्तियों के खिलाफ की जाती है। इसके कार्य प्रभाव कर्म हटा के कुछ और कर सकते हैं। प्रभाव और समाधान देख लीजिए, तो उस प्रभाव क्या है इसके कार्यों के, लेकिन नागरिक जीवन इसे आतंकवाद से आम नागरिकों के जीवन को खतरे में डालता है और उनकी सुरक्षा को प्रभावित करता है। आगे देखिए उदाहरण देख लीजिए, जैसे 2008 में मुंबई हमले के दौरान सैकड़ों निर्दोष नागरिक मारे गए।
आर्थिक प्रभाव देखिए इसका क्या होता है, तो आर्थिक नुकसान काफ़ी होता है। 9/11 हमले के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा था। सामाजिक विभाजन देखिए, आतंकवाद समाज में भय और अविश्वास का वातावरण पैदा करता है। उदाहरण कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के कारण स्थानीय जनता में असुरक्षा और डर का माहौल बना है। समाधान क्या है, सख्त कानून बनाया जाए इनके खिलाफ, यानी और उदाहरण देखिए यूएसए ने बनाया था, अमेरिका ने 9/11 हमले के बाद में पैट्रियट एक्ट लाया था ये, है ना। तो इसके बाद में बहुत वहाँ प्रभावी रूप से पकड़ इस पर बनाई है। और प्रभावी खुफिया तंत्र है, आतंकवादी गतिविधियों की पूर्व सूचना प्राप्त करने के लिए मजबूत खुफिया तंत्र की जरूरत है। उदाहरण देखिए इसराइल की मोसाद एजेंसी है, इसकी तत्परता और कुशलता बहुत ही शानदार है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैश्विक स्तर पर इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ISIS के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन द्वारा कार्रवाइयाँ की गई हैं, तो उस तरीके के मजबूत संगठन बनाने की जरूरत है। सामाजिक जागरूकता बढ़ाई जाए इसमें, उदाहरण देखिए शिक्षण संस्थानों में आतंकवाद विरोधी कार्यक्रम और कार्यशाला आयोजित हों। ये निष्कर्ष आप देख सकते हैं, ये गंभीर चुनौती बताई गई है जो केवल सुरक्षा बलों और बल के आम नागरिकों के लिए भी खतरा है। ये इससे निपटने के लिए सख्त कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समाज की जागरूकता आवश्यक है। सख्त कानून और मजबूत खुफिया तंत्र के साथ साथ स्थानीय और वैश्विक सहयोग से ही आतंकवाद पर काबू पाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप कुछ निष्कर्ष ले सकते हैं, अपने तरीके से भी ले सकते हैं। तो इसमें इतना ही था वीडियो में, बाकी देखिए चीज़ें और भी आएंगी आपके लिए। तो ये डेली आप जो भी लोग नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे आगे आपको मिलता रहे चीज़ें सारी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। थैंक यू।